जय भीम दोस्तों, जय भीम हिस्ट्री रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कि झांसी की रानी ने किस तरह युद्ध और पराजित किया। झांसी की रानी का क्या इतिहास रहा, इसी के बारे में दोस्तों आज मैं बात करना चाहता हूँ। चलिए दोस्तों, आप देखें आप इस वीडियो में। अचानक जैसे उसके बदन में जान आ गई, वो बोली, फिरंगियों को मेरा शरीर नहीं मिलना चाहिए। फिर उसकी सांसों में एक झटका आया और सब कुछ शांत हो गया। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के ये आखिरी पल आजादी के लिए उनके दिल की तड़प को साफ दिखाते हैं। जो मरकर भी कभी न मर सकी, जो हार कर भी कभी न हार सकी, वो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, जो स्वयं वीरता की अवतार थी। बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। तो आओ दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर और उनके जीवन के आखिरी पलों पर एक नजर डालते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम मणिकर्णिका था। सन 1842 में झांसी के मराठा राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ उनका विवाह हुआ और फिर उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। सितंबर सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन केवल 4 महीने की आयु में ही उस बालक की मृत्यु हो गई। राजा गंगाधर राव इस सदमे से उभर नहीं पाए। सन 1853 में उनका स्वास्थ्य ज्यादा ही बिगड़ने लगा। ब्रिटिश कंपनी की राज्य हड़प नीति से झांसी को बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। 21 नवंबर सन 1853 में राजा गंगाधर राव की भी मृत्यु हो गई। राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद ब्रिटिश कंपनी ने बालक दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और बालक दामोदर राव के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। हालांकि मुकदमे में भारी बहस हुई, परंतु इसे खारिज कर दिया गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने राज्य का खजाना जब्त कर लिया और उनके पति के कर्जे को रानी के सालाना खर्चे में से काटने का फरमान जारी कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप रानी को झांसी का किला छोड़कर रानी महल में जाना पड़ा। इस अन्याय और अपमान को सहते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने कुछ दिन गुजारे, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी और उसने झांसी को पुनर्प्राप्त करने का निश्चय कर लिया। 5 जून सन 1857 में रानी के सिपाहियों ने झांसी के मुख्य किले पर आक्रमण किया और वहां से ब्रिटिश अधिकारियों को भगा दिया। रानी ने किले में पुनर्प्रवेश कर बड़ी धैर्यता पूर्वक झांसी का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। अपने अल्प समय के शासनकाल में रानी लक्ष्मीबाई ने लोक कल्याण के हर संभव कामों को कर प्रजा का दिल जीत लिया। लेकिन 21 मार्च सन 1858 में ब्रिटिश सेना अधिकारी सर व्यूरोज अपनी सेना को लेकर झांसी आ धमका। जल्द ही उसने पूरे शहर को घेर लिया। 2 हफ्तों तक चली इस लड़ाई में ब्रिटिश सेना अंततः झांसी के किले पर कब्जा करने में कामयाब हुई, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई और पुत्र दामोदर उनके हाथों में नहीं आ पाए। अपने पुत्र दामोदर को सीने से बांधकर रानी लक्ष्मीबाई अपनी घोड़े की मदद से किले की दीवार से बाहर कूदी और अपने चंद साथियों के साथ वो कालपी जा पहुंची। वहां पर तात्या टोपे से मिलकर रानी लक्ष्मीबाई की संयुक्त सेना ने ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। इधर ब्रिटिश सेना रानी लक्ष्मीबाई का पीछा करते हुए ग्वालियर के पास आ पहुंची और 17 जून सन 1858 को ग्वालियर के पास लड़ाई के मैदान में रानी लक्ष्मीबाई की सेना ब्रिटिश सेना पर टूट पड़ी। ये जगह थी कोटा की सराय। अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन रॉड्रिक ब्रिग्स वो पहला शख्स था जिसने रानी लक्ष्मीबाई को लड़ाई के मैदान में अपनी आंखों से लड़ते हुए देखा। घोड़े की रस्सी अपने दांतों से दबाकर वो दोनों हाथों से तलवार चला रही थी और एक साथ दोनों तरफ वार कर रही थी। कैप्टन रॉड्रिक ब्रिग्स इस दृश्य को देखकर अचंभित रह गया। उसने खुद आगे जाकर
रानी को रोकने की कोशिश की, लेकिन रानी के घुड़सवार रक्षक उसे घेर कर हमला कर देते थे। रानी लक्ष्मीबाई को इस रणचंडी के अवतार में देखकर उसकी सेना भी आवेश में आकर ब्रिटिश सेना पर भारी पड़ रही थी कि तभी अचानक जनरल व्यू रोज की अत्यंत निपुण ऊंट की टुकड़ी ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। इस टुकड़ी के अचानक लड़ाई में कूदने से ब्रिटिश खेमे में फिर से जान आ गई और धीरे धीरे रानी के सैनिकों की संख्या कम होनी शुरू हो गई। रानी लक्ष्मीबाई इस बात को फौरन भाप गई और वो जोर से चिल्लाई, मेरे पीछे आओ, और 15 घुड़सवारों का एक जत्था रानी के पीछे हो लिया। लड़ाई के मैदान से रानी लक्ष्मीबाई इतनी तेजी से हटी कि अंग्रेज सैनिकों को इसे समझ पाने में थोड़ी देर लगी। कैप्टन रॉड्रिक्स ने अपने साथियों से चिल्लाकर कहा, दैट्स द रानी ऑफ झांसी, कैच हर। रानी और उसके साथी कुछ 1 मील की दूरी पर ही गए होंगे कि कैप्टन रॉड्रिक्स के घुड़सवार ठीक उसके पीछे आ पहुंचे। लड़ाई फिर एक बार नए सिरे से शुरू हो गई। अचानक रानी को अपने सीने में बाईं तरफ हल्का सा दर्द महसूस हुआ, जैसे किसी सांप ने उन्हें काट लिया हो। एक अंग्रेज सैनिक ने, जिसे वो देख नहीं पाई थी, उसने सीने में संगीन भोंक दी थी। वो तेजी से मुड़ी और अपने ऊपर हमला करने वाले पर पूरी ताकत से टूट पड़ी। रानी को लगी चोट गहरी नहीं थी, लेकिन उसमें बहुत तेजी से खून निकल रहा था। अचानक घोड़े पर दौड़ते दौड़ते उनके सामने एक छोटा सा पानी का झरना आ गया। रानी ने सोचा कि वो एक छलांग लगाकर झरने को पार कर जाएगी, लेकिन घोड़ा छलांग लगाने की बजाय इतनी तेजी से रुका कि रानी करीब करीब उसकी गर्दन के ऊपर जाकर लटक गई। उसने फिर एड़ लगाई, लेकिन घोड़े ने 1 इंच भी आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तभी रानी के कमर में बाईं तरफ तेजी से वार हुआ। उनको राइफल की एक गोली लगी थी। रानी के बाएं हाथ की तलवार छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उन्होंने उस हाथ से अपनी कमर से निकलने वाले खून को दबाकर रोकने की कोशिश की कि तभी एक अंग्रेज ने तलवार से उनके सिर पर इतनी तेजी से वार किया कि उनका माथा फट गया और वो उसमें से निकलने वाले खून से लगभग अंधी हो गई। तब भी रानी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस अंग्रेज सैनिक पर जवाबी वार किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। रानी घोड़े से नीचे गिर गई। तभी रानी के एक सैनिक ने अपने घोड़े से कूदकर उन्हें अपने हाथों में उठा लिया और पास के एक आश्रम नुमा मंदिर में उन्हें ले गया। रानी तब तक जीवित थी, लेकिन वो बहुत ही बुरी हालत में थी और धीरे धीरे वो अपना होश खो रही थी। उधर मंदिर के अहाते के बाहर लगातार फायरिंग चल रही थी। अंतिम सैनिक को मारने के बाद अंग्रेज सैनिक समझ गए कि उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया है। तभी रॉड्रिक्स ने जोर से चिल्लाकर कहा, वो लोग मंदिर के अंदर गए हैं, उन पर हमला करो, रानी अभी जिंदा है। इधर रानी की एक आंख अंग्रेज सैनिक की कटार से लगी चोट के कारण बंद थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी दूसरी आंख खोली। उन्हें सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उनके मुंह से रुक रुक कर शब्द निकल रहे थे, दामोदर, मैं उसे तुम्हारी देखरेख में छोड़ती हूँ, उसे छावनी ले जाओ, दौड़ो, उसे ले जाओ। बहुत मुश्किल से उन्होंने अपने गले से मोतियों का हार निकालने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई और फिर बेहोश हो गई। मंदिर के पुजारियों ने उनके गले से हार उतारकर उनके अंगरक्षक के हाथ में रख दिया और उसे दामोदर को देने के लिए कहा। रानी की सांसें अब और तेज होने लगी। उनकी चोट से खून निकलकर उनके फेफड़ों में जा रहा था। धीरे धीरे वो डूब रही थी। अचानक जैसे उनके बदन में जान आ गई। वो बोली, अंग्रेजों को मेरा शरीर नहीं मिलना चाहिए। और फिर उनका सिर एक और लुढ़क गया। उनकी सांसों में एक झटका आया, फिर सब कुछ शांत हो गया। वहाँ पर मौजूद रानी के अंगरक्षकों ने आनन फानन में कुछ लकड़ियां जमा की और उन पर रानी के पार्थिव शरीर को रखा और अपनी नम आंखों से उन्होंने अपनी वीर रानी की चिता को आग लगा दी। उनके चारों तरफ राइफलों की गोलियों की आवाज बढ़ती चली जा रही थी। आश्रम की दीवार के बाहर अब तक सैकड़ों ब्रिटिश सैनिक पहुंच चुके थे और आश्रम के अंदर से
केवल 3 राइफलें अंग्रेजों पर गोलियां बरसा रही थी। पहले एक राइफल शांत हुई, फिर दूसरी और फिर तीसरी भी शांत हो गई। आखिर में जब अंग्रेज आश्रम के अंदर घुसे तो उन्हें सैनिकों और पुजारियों के रक्त रंजित शव पड़े हुए मिले, लेकिन रानी कहाँ थी? तभी उनकी नजर एक चीता पर पड़ी जिसकी लपटें अब धीमी पड़ रही थी। उन्होंने अपने जूतों से उसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। आग की लपटों में उन्हें मानव शरीर के जले हुए अवशेष दिखाई दिए। रानी की हड्डियां करीब करीब राख बन चुकी थी। तो दोस्तों, भारत के इस महान नारी की वीर गाथा आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पर सेट कीजिए ताकि हमारे अगली वीडियो की